नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है। इसमें हम यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी हिंदी साहित्य से संबंधित सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हम महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें देखते हैं। हिंदी साहित्य की बहुत सारी क्लासेस भी मैंने आपको प्रोवाइड की है और जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी पीडीएफ होते हैं, वह भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, आज का जो विषय है वह यह है कि आदिकाल में जो प्रमुख ग्रंथ है, रासो ग्रंथ, उन सभी को देखेंगे और उनमें भी जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में देखेंगे कि उसमें से कौन से जो रचनाकार हैं उसको प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये जो प्रश्न है नेट में, डी ट्रिपल एस बी, इन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए आइए, आज हम पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और आदिकाल के जो जितने भी रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पीडीएफ के माध्यम से हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसके जो लेखक है चंद बरदाई है। और चंद बरदाई जो थे पृथ्वीराज के एक तरह से राजकवि भी थे और मित्र भी माने जाते हैं। वहीं देखिए, पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसमें 69 समय सर्ग है। देखिए उसमें जो खंड हैं, खंडों को समय सर्ग के नाम से जाना जाता है। डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा देखिए राजस्थानी भाषा को कहा जाता है। 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, मतलब 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग जो है पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिलता है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। पहला महाकाव्य जो हिंदी का माना जाता है वह पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है और आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। वहीं देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो मतलब जानकारी प्राप्त होती है वह हमें इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, क्या करते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। वहीं देखिए, जो रचनाकार हैं, जो मतलब लेखक हैं, उनमें से बहुत सारे आलोचक देखिए इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ लोग अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो देखिए, प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से रचनाकार हैं उनको भी देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास जो है इस रचना को क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। वहीं देखिए, मिश्र बंधु भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या भी इसको प्रमाणिक मानते हैं और कर्नल टाड। तो ये जो चार मतलब कह सकते हैं, ये जो चार विद्वान हैं, ये जो चार एक तरह से रचनाकार है इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं। और देखिए अप्रमाणिक मानने वाले में कौन कौन से रचनाकार हैं। तो सबसे बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है और वे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। और देवी प्रसाद भी जो है इस रचना को क्या मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। कविराज श्यामदास भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा वह भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। और देखिए बुलहर भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं और मुरारी दान भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो देखिए, प्रमाणिक का मतलब होता है कि कौन इस रचना को वैलिड मानता है। अप्रमाणिक का मतलब होता है कि कौन इस रचना को मतलब मानता है कि मतलब ऐसी कोई रचना हुई नहीं। अर्ध प्रमाणिक मतलब थोड़ा बहुत तो प्रमाणिक मतलब थोड़ा बहुत वैलिड मानते हैं, बाकी थोड़ा बहुत जो है फैंटेसी मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये जो है इनसे प्रश्न बन सकता है। और देखिए, अप्रमाणिक मानने वाले में मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, कर्नल टाड है। तो इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अर्ध प्रमाणिक में देखिए, मुनिजन विजय जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी वह भी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ ओझा यह भी इसको जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है और बनते ही बनते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके जो रचनाकार हैं चंद बरदाई है।
इनसे जो है हिंदी साहित्य में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप किसी भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है। वहीं देखिए विशलदेव रासो, जो कि इसी काल का ग्रंथ है विशलदेव रासो। और देखिए नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है विशलदेव रासो। इसमें 4 खंड है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 69 समय सर्ग थे, इसमें 4 खंड है। मतलब इसमें अध्यायों को क्या कहा गया है, खंड कहा गया। उसमें क्या कहा गया था, अध्यायों को समय सर्ग कहा गया था। वहीं देखिए प्रथम खंड जो है मालवा के परमाल भोज की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश विशलदेव के विवाह का वर्णन है। तो देखिए इसमें मतलब विशलदेव रासो में इसके बारे में बताया गया है पहले खंड में। द्वितीय खंड में है विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो विशलदेव रासो में मतलब विशलदेव है वे रूठ के कहाँ चले जाते हैं, तो वे चले जाते हैं उड़ीसा। और देखिए तृतीय खंड में राजमती का विरह वेदना का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना, विशलदेव का वहां से वापसी चित्तौड़ लाने का प्रसंग है। तो विशलदेव रासो में 4 खंड है। पहले में विवाह की बात की गई है, दूसरे में जो विशलदेव की पत्नी है राजमती वह रूठ कर उड़ीसा चली जाती है, तीसरे में वर्णन किया गया विरह का वर्णन किया है, और चौथे में वापस उनको लाया जाता है चित्तौड़। तो ये सारी बातें जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। और नरपति नाल इसके रचनाकार हैं विशलदेव रासो के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए हम्मीर रासो। हम्मीर रासो भी आदिकाल का एक प्रमुख रासो ग्रंथ है, और इसके जो रचनाकार हैं सांगधर हैं। और देखिए सांगधर इसके रचनाकार हैं। वहीं देखिए खुमान रासो। खुमान रासो के जो रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय जो है खुमान रासो के रचनाकार हैं, और खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। और देखिए वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। इसमें दोहा, सवैया, कविता आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। तो जितने भी मतलब रासो ग्रंथ है वे सारी डिंगल भाषा में लिखी गई है, जिसमें राजस्थानी का हमें वो देखने को मिलता है, राजस्थानी भाषा देखने को मिलती है। ठीक है, तो रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता हमें उसमें देखने को मिलती है। तो देखिए इससे भी प्रश्न बनता है कि जो खुमान रासो है किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है, 9वीं शताब्दी की रचना है। और हम्मीर रासो जो है सांगधर की रचना है। तो हम्मीर रासो से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसीलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। और देखिए तो ये जो थी यही बातें मुझे आपसे बतानी थी। सबसे ज़्यादा मेन बात जो थी वह ये थी कि पृथ्वीराज रासो को कौन से रचनाकार जो है प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इससे जो है प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए मैं आपके लिए ये पॉइंट जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसलिए लेके आया। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए ज़रूर। और भी ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए और हिंदी साहित्य को समझने के लिए साहित्य गुरु के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट और लोगों के पास भी पहुंच सके। और आपको इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स कंटेंट की प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। साहित्य गुरु के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।